नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एनीमिस्टवर्स पर, जहां आपको मिलेगा हर मैनहवा का डिटेल्ड एक्सप्लेन बिल्कुल सिंपल और इंटरेस्टिंग स्टाइल में। चाहे बात हो एक्शन की, फैंटेसी एडवेंचर की या फिर उन इमोशनल मूवमेंट्स की, यहां हर कहानी होगी आसानी से समझ आने वाली और दिलचस्प ब्रेकडाउन के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने थॉट्स कमेंट में बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है एनीमिस्टवर्स। एक सप्ताह जल्दी ही बीत गया। मनुष्य सभी प्राणियों से ऊपर हैं, गू स्वर्ग और पृथ्वी का सार हैं। इस दुनिया में हजारों प्रजातियां हैं, अनगिनत गू। वे हमारे चारों ओर हर जगह रहते हैं, मिट्टी में, झाड़ियों में, यहां तक कि जंगली जानवरों के शरीर पर भी। जैसे जैसे मनुष्य बढ़ते और फैलते गए, अतीत के विद्वानों ने धीरे धीरे गू के रहस्यों को उजागर किया। जिन्होंने अपनी अपर्चर खोली, अपनी प्राइमवेल एसेंस का उपयोग करके इन गू को पोषित करने, शुद्ध करने और नियंत्रित करने में सक्षम हुए, माइनस जो लोग इन विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, उन्हें हम गू मास्टर कहते हैं। और आप सभी ने 7 दिन पहले जागरण समारोह में अपनी अपर्चर सफलतापूर्वक खोल ली है। प्राइमवेल सी के जमाव के साथ अब आप सभी रैंक 1 गू मास्टर हैं। गांव के अकादमी में अकादमी एल्डर आत्मविश्वास और शांति के साथ बोल रहे थे। उनके सामने 57 छात्र बैठे थे, ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। गू मास्टर के रहस्य और शक्ति इन युवाओं के दिलों में बहुत पहले से ही गहरे तक जड़ें जमा चुकी थी। इसलिए एल्डर जो कुछ भी पढ़ा रहे थे, उसमें छात्रों की बहुत रुचि थी। तभी एक युवा किशोर ने हाथ उठाया। एल्डर की अनुमति मिलने पर वो खड़ा हुआ और पूछा, एल्डर महोदय, मुझे ये छोटी उम्र से ही पता है, रैंक 1 गू मास्टर, रैंक 2 और इसी तरह आगे हैं। क्या आप हमें इसके बारे में और विस्तार से बता सकते हैं? गू यूए शिक्षक ने सिर हिलाया और उस युवक को बैठने का इशारा किया। गू मास्टर के 9 स्तर होते हैं, नीचे से ऊपर तक, माइनस रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 और इसी तरह रैंक 9 तक। प्रत्येक रैंक को एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है और ये 4 छोटे क्षेत्रों में विभाजित होता है: प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, उच्च चरण और शिखर चरण। आप सभी अभी अभी गू मास्टर बने हैं, इसलिए आप सभी रैंक 1 प्रारंभिक चरण में हैं। यदि आप सभी अपनी साधना में कठिन परिश्रम करते हैं तो आपकी साधना स्वाभाविक रूप से रैंक 2 यहां तक कि रैंक 3 तक बढ़ेगी। निश्चित रूप से आपकी प्रतिभा जितनी अधिक होगी, उतनी ही अधिक संभावना होगी कि आपका स्तर बढ़ेगा। डी ग्रेड प्रतिभा के लिए प्राइमवेल सी अपर्चर का लगभग 2-3 स्तर लेता है। उच्चतम प्रमोशन रैंक 1 से रैंक 2 तक हो सकता है। सी ग्रेड प्रतिभा के लिए प्राइमवेल सी अपर्चर का 4-5 स्तर लेता है। आमतौर पर प्रगति रैंक 2 पर रुक जाती है, लेकिन भाग्य के साथ कुछ लोग रैंक 3 प्रारंभिक चरण तक पहुंच सकते हैं। बी ग्रेड प्रतिभा के पास प्राइमवेल सी अपर्चर का 6-7 स्तर होता है। वे रैंक 3 यहां तक कि रैंक 4 तक साधना कर सकते हैं। जहां तक ए ग्रेड प्रतिभा की बात है, प्राइमवेल सी बहुतायत में होती है। यह अपर्चर का 8-9 स्तर लेता है। इस तरह की प्रतिभा वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सबसे प्रतिभाशाली और गू मास्टर की साधना के लिए सबसे उपयुक्त होता है, जो रैंक 5 तक पहुंच सकता है। रैंक 6 और उससे ऊपर के गू मास्टरों की बात करें तो वे सभी किंवदंतियां हैं। मुझे इसके बारे में विशेष रूप से जानकारी नहीं है। गू यूए कबीले में कभी भी रैंक 6 गू मास्टर नहीं हुआ, लेकिन रैंक 4 और रैंक 5 गू मास्टर हमारे पास पहले रहे हैं। किशोरों के कान खड़े हो गए, उनकी आंखें चमक रही थीं क्योंकि वे सुन रहे थे। कई लोग पहली पंक्ति में कठोरता से बैठे गू यूए फांग झेंग की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। आखिरकार वो एक ए ग्रेड प्रतिभा था। उनकी आंखों में ईर्ष्या और जलन की भावनाएं थीं। साथ ही कुछ लोग कक्षा के अंतिम पंक्ति के कोने की ओर देख रहे थे। खिड़की के पास टिका हुआ गू यूए फांग युआन था, जो मेज पर झुका हुआ गहरी नींद में सो रहा था। देखो, वो अभी भी सो रहा है, किसी ने फुसफुसाया। वो लगातार 1 सप्ताह से सो रहा है, फिर भी वो जागा नहीं। किसी और ने टिप्पणी की, और भी है, मैंने सुना है कि वो पूरी रात जागता रहता है, गांव के किनारे इधर उधर भटकता रहता है। कई लोगों ने उसे 1 से अधिक बार देखा है। जाहिर तौर पर वो रात में एक शराब का मटका लिए हुए बाहर पूरी तरह नशे में धुत रहता है। सौभाग्य से इन कुछ वर्षों में गांव के आसपास का क्षेत्र साफ कर दिया गया है, इसलिए ये सुरक्षित है। सहपाठी इधर उधर फुसफुसा रहे थे और हर तरह की छोटी मोटी गपशप तेजी से फैल रही थी। हाय, झटका बहुत बड़ा था। इतने सालों तक एक प्रतिभाशाली के रूप में प्रशंसा पाने वाला अंत में सी ग्रेड प्रतिभा निकला है। बस इतना ही नहीं, सभी लोगों में से उसके अपने छोटे भाई को ए ग्रेड घोषित किया गया। अभी वो सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है, सबसे अच्छा व्यवहार प्राप्त कर रहा है। छोटा भाई आसमान में उड़ रहा है, जबकि बड़ा भाई जमीन पर गिर गया तस्थस। जैसे जैसे छात्रों के बीच चर्चा तेज होती गई, अकादमी एल्डर का भ्रूण गहराता गया। पूरी कक्षा में सभी किशोर सम्मानपूर्वक बैठे थे, जीवंतता दिखा रहे थे। इससे फांग युआन, जो अपनी मेज पर सो रहा था, इतना अधिक अलग दिख रहा था कि ये आंखों को चुभ रहा था। पहले से ही 1 सप्ताह हो गया है, फिर भी वो इतना उदास है। MPH
शुरू में मैंने उसके बारे में गलत अनुमान लगाया होगा। ऐसा व्यक्ति प्रतिभाशाली कैसे हो सकता है? एल्डर ने असंतुष्ट होकर सोचा। उन्होंने इस मामले के बारे में फांग युआन से कई बार बात की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। माइनस फांग युआन अभी भी वही करता जो उसे पसंद था। वो हर कक्षा में सोता रहता, जिससे शिक्षण के प्रभारी एल्डर को बहुत निराशा और सिरदर्द हो रहा था। छोड़ो, वो तो बस एक सी ग्रेड है। अगर वो इस तरह का झटका भी सहन नहीं कर सकता, तो इस तरह के स्वभाव के साथ उसे पालने से कबीले के संसाधनों की बर्बादी होगी। इससे कुछ अच्छा नहीं होगा। एल्डर का दिल फांग युआन के प्रति निराशा से भरा था। फांग युआन सिर्फ एक सी ग्रेड था, जबकि उसका छोटा भाई फांग झेंग एक ए ग्रेड प्रतिभा था। अब ये वो व्यक्ति था जिसे कबीले को पालने में कुछ प्रयास करना चाहिए। जब अकादमी एल्डर ये सब सोच रहे थे, तब वे नवीनतम प्रश्न का जवाब भी दे रहे थे। कबीले के इतिहास में कई शक्तिशाली मास्टर रहे हैं। रैंक 5 मास्टरों की बात करें तो 2 थे। उनमें से एक पहले पीढ़ी के कबीले प्रमुख हमारे पूर्वज थे। उन्होंने ही गुयुए गांव की स्थापना की थी। दूसरा चौथा कबीले प्रमुख था। उनकी प्रतिभा उल्लेखनीय थी और उन्होंने रैंक 5 गु मास्टर के क्षेत्र तक साधना की थी। अगर उस नीच और बेशर्म राक्षस फ्लावर वाइन मॉन्क ने छल से हमला नहीं किया होता, तो शायद वो रैंक 6 तक पहुंच सकता था, लेकिन कौन जानता है। ये कहते हुए उन्होंने गहरी सांस ली। मंच के नीचे युवा क्रोध में चिल्लाने लगे। ये सब उस फ्लावर वाइन मॉन्क की वजह से है। वो बहुत ही कपटी और धूर्त था। कितना दुखद है कि हमारे चौथे कबीले प्रमुख दयालु और परोपकारी थे और कम उम्र में ही मर गए। काश मैं कुछ 100 साल पहले पैदा हुआ होता। अगर मैं उस राक्षस को देखता तो उसका कुरूप चेहरा फाड़ देता। चौथे कबीले प्रमुख और फ्लावर वाइन मॉन्क की कहानी वो है जिसे पूरा गुयुए कबीला जानता है। फ्लावर वाइन मॉन्क भी एक रैंक 5 गु मास्टर था, जो अपने समय में डेमनगुट में एक बड़े फूल चोर के रूप में प्रसिद्ध था। कुछ 100 साल पहले वो किंग माओ पर्वत पर यात्रा करने आया था। उसने गुयुए गांव में अपराध करने की कोशिश की, लेकिन अंत में चौथे पीढ़ी के कबीले प्रमुख ने उसे पकड़ लिया। एक धरती को हिला देने वाली बड़ी लड़ाई के बाद फ्लावर वाइन मॉन्क को इतना पीटा गया कि उसे घुटनों पर बैठकर दया की भीख मांगनी पड़ी। चौथा कबीले प्रमुख दयालु और कृपालु था। उसका इरादा उसकी जान बख्शने का था। फिर भी फ्लावर वाइन मॉन्क ने अचानक छल से हमला किया और चौथे कबीले प्रमुख को गंभीर घाव देने में सफल रहा। कबीले प्रमुख को गुस्सा आ गया और उन्होंने फ्लावर वाइन मॉन्क को मौके पर ही मार डाला। हालांकि उनकी गंभीर चोटें ठीक नहीं हो सकीं और इस तरह उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए गुयुए कबीले के लोगों के दिलों में चौथा पीढ़ी का कबीले प्रमुख एक महान नायक था, जिसने गांव के लिए अपनी जान बलिदान कर दी। फ्लावर वाइन मॉन्क। कक्षा की शोरगुल भरी बातचीत से जागते हुए फांग युआन ने अपनी नींद भरी आंखें खोलीं। उसने अपनी देह को खींचा और मन में नाराजगी के साथ सोचा, ये फ्लावर वाइन मॉन्क वो कहाँ मर गया? मैं पूरे गांव में खोजने के बाद भी उसकी विरासत क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूं? उसकी यादों में कबीले का एक गु मास्टर था, जो दिल टूटने के बाद बहुत शराब पीने लगा था। अब से लगभग 2 महीने बाद वो व्यक्ति गांव के बाहर भारी नशे में धुत होकर लेटा हुआ था। उसकी शराब की तेज गंध ने अनजाने में एक लिकर वर्म को आकर्षित किया। वो गुमास्टर बहुत खुश हुआ और पूरी तरह से इसे पकड़ने के इरादे से था। लिकर वर्म जल्दी से भाग गया और गुमास्टर उसका पीछा करते हुए लिकर वर्म के निशान का अनुसरण करते हुए एक भूमिगत गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंच गया और उसमें चला गया। लिकर वर्म एक बहुत ही कीमती और महंगा गु था। आधा नशे में धुत गु मास्टर ने जोखिम उठाने का फैसला किया और गुफा में प्रवेश किया, जहां उसे एक गुप्त भूमिगत गुफा मिली। इसके बाद उसने फ्लावर वाइन मॉन्क की हड्डियां और उसकी छोड़ी हुई विरासत की खोज की। जब वो गु मास्टर गांव लौटा तो उसने अपनी खोजों की सूचना दी और तुरंत पूरे कबीले में हलचल मचा दी। बाद में उस गुमास्टर को इससे बहुत लाभ हुआ। उसकी साधना आधार अचानक उत्कृष्ट हो गया। उसकी प्रेमिका, जिसने उसे पहले छोड़ दिया था, फिर से उसकी ओर आकर्षित हुई और वो कुछ समय के लिए कबीले में चर्चा का विषय बन गया। दुख की बात है कि मुझे इस खबर के बारे में सिर्फ टुकड़ों में जानकारी थी, इसलिए मुझे सटीक स्थान नहीं पता। ऐसा तो नहीं था कि मुझे पता था कि मैं फिर से इस दिन में जन्म लूंगा। फ्लावर वाइन मॉन्क, तुम आखिर कहाँ मर गए? इन कुछ दिनों में उसने बहुत सारी शराब खरीदी थी और जैसे ही रात होती वो गांव के आसपास भटकता था। वो शराब की खुशबू से लिकर वर्म को आकर्षित करना चाहता था। दुर्भाग्य से उसे कभी लिकर वर्म दिखाई नहीं दिया, जिससे वो बहुत निराश हुआ। अगर मैं उस लिकर वर्म को ढूंढ सकता और उसे अपनी जीवन गू में शुद्ध कर सकता तो ये कबीले के मूनलाइट गू से कहीं बेहतर होता। पलक झपकते ही अप्रैल आ गया है। अब ज्यादा समय नहीं बचा है। फांग युआन ने सांस छोड़ी और खिड़की के बाहर देखा। नीले आकाश और सफेद बादलों के नीचे हरे भरे पहाड़ दूर तक फैले हुए थे। पास में ही एक बांस का जंगल था। ये किंग माओ पर्वत का अनोखा भाला बांस था। प्रत्येक बांस की छड़ी इतनी सीधी थी जैसे एक रेखा, और बांस के सिरे बेहद नुकीले थे जैसे भाले की नोक। थोड़ी दूरी पर जंगल पहले से ही हरा हो रहा था। नई कोपलें पीले हरे रंग की समुद्र में उग रही थीं। हर बार रंग बिरंगी चिड़ियां शाखाओं पर बैठती थीं। वसंत की हवा चली जो पहाड़ों और नदियों की ताजगी को समेटे हुए थी और इसे दुनिया में फैला रही थी। पता ही नहीं चला, कक्षा लगभग खत्म हो चुकी थी।
अकादमी एल्डर ने अंत में सूचित किया, इस सप्ताह मैंने आपको सभी को अपनी अपर्चर की प्राइमविल सी को चिंतन करने और जांचने का तरीका सिखाया है, और अपने शरीर के अंदर प्राइमविल एसेंस को ध्यान करने और स्थानांतरित करने का तरीका भी। अब समय है कि आप सभी अपनी जीवन गु को शुद्ध करें। इस कक्षा के खत्म होने के बाद आप सभी अकादमी के गु कक्ष में जाएं और एक गु वर्ण चुनें। अपनी गु चुनने के बाद कृपया घर जाएं और इसे शुद्ध करने पर ध्यान दें। जब आप अंततः अपनी गु को शुद्ध कर लेंगे तब आप अकादमी में वापस आ सकते हैं और कक्षा में भाग लेना जारी रख सकते हैं। साथ ही ये आपका पहला मूल्यांकन है। जो भी इस मूल्यांकन को पहले पूरा करेगा उसे 20 प्राइमविल स्टोन्स का उदार पुरस्कार दिया जाएगा। अध्याय 8। अकादमी के बगल में एक गु कक्ष था। गु कक्ष ज्यादा बड़ा नहीं था, इसका आकार केवल 60 वर्ग मीटर था। गु मास्टर के साधना पथ में गु शक्ति की कुंजी है। कक्षा खत्म होने पर उत्साहित किशोर गु कक्ष की ओर दौड़े। लाइन बनाओ, एक एक करके अंदर जाओ। अचानक कुछ आवाजें चिल्लाईं। ये स्वाभाविक था कि गु कक्ष के बाहर पहरेदार थे। युवा एक एक करके अंदर गए और बाहर आए। आखिरकार फांग युआन की बारी आई और वो गु कक्ष में दाखिल हुआ। ये कक्ष एक रहस्यमयी कक्ष था। चारों दीवारों में छेद थे। प्रत्येक में एक चौकोर छेद था जिसमें एक और चौकोर छेद था। प्रत्येक छेद का आकार अलग अलग था, कुछ बड़े और कुछ छोटे। बड़े छेद एक मिट्टी के बर्तन से ज्यादा बड़े नहीं थे, छोटे छेद एक मुट्ठी से छोटे नहीं थे। कई चौकोर छेदों में तरह तरह के बर्तन थे, भूरे पत्थर के बेसिन, हरे भरे जेड के बर्तन, नाजुक घास की टोकरियां, मिट्टी के चूल्हे आदि। इन बर्तनों में तरह तरह के गु रखे थे। कुछ गु चुप थे जबकि कुछ गु बहुत शोर मचाते थे, चहचहाहट, कर्कश आवाजें, सरसराहट आदि बनाते थे। ये सभी आवाजें एक साथ मिलकर एक तरह का जीवन संगीत बनाती थीं। गु भी 9 बड़े स्तरों में विभाजित हैं जो गु मास्टरों के 9 रैंक क्षेत्रों की अवधारणा का पालन करते हैं। इस कक्ष में मौजूद सभी गु रैंक 1 गु है। फांग युआन ने चारों ओर नजर दौड़ाई और तुरंत ये समझ गया। सामान्य तौर पर रैंक 1 गु मास्टर केवल रैंक 1 गु का उपयोग कर सकते हैं। यदि वे उच्च स्तर के गु का उपयोग करते हैं तो इन मास्टरों को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसके अलावा गु को पोषित करने की जरूरत होती है। उच्च स्तर के गु को पोषित करने की उच्च लागत अक्सर निचले रैंक के गु को मास्टर वहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए नए गु मास्टरों के लिए वे हमेशा रैंक 1 गु वर्म को अपनी पहली शुद्ध की गई गु के रूप में चुनते हैं, जब तक कि कोई विशेष स्थिति न हो। गु मास्टर द्वारा शुद्ध की गई पहली गु का बहुत महत्व होता है, माइनस ये उनकी जीवन गु बन जाएगी जो उनके जीवन को एक साथ जोड़ देती है। यदि ये मर जाती है तो गु मास्टर को बहुत बड़ा झटका लगेगा। हाय, मेरा मूल इरादा फ्लावर वाइन मॉन्ग के लिकर वर्म को हासिल करके उसे अपनी जीवन गु के रूप में शुद्ध करने का था, लेकिन अभी तक फ्लावर वाइन मॉन्ग के कंकाल की खोज में कोई सुराग नहीं मिला है। मुझे नहीं पता कि मैं इसे कब ढूंढ पाऊंगा या कोई और इसे कब ढूंढ लेगा। सुरक्षित रहने के लिए मैं पहले एक मूनलाइट गु चुन लूंगा। फांग युआन ने मन ही मन सांस ली और अपनी बाईं ओर की दीवार के साथ सीधे चल पड़ा। इस दीवार के ऊपरी स्तर के छेदों में चांदी की थालियों की एक पंक्ति थी। प्रत्येक थाली में एक गु था। ये गु क्रिस्टलीय और अर्धचंद्राकार थे। ये एक नीले क्वार्ट्ज के टुकड़े की तरह था। चांदी की थाली की पृष्ठभूमि में गु एक शांत और सुंदर भावना दे रहे थे। मूनलाइट गुस के नाम से जाना जाने वाला ये गुस युए कबीले का स्थानीय गुस था और कई कबीले के लोग मूनलाइट गुस को अपनी जीवन गुस के रूप में चुनते थे। मूनलाइट गुस के दो प्रकृति का गु नहीं था। ये गु युए कबीले द्वारा एक गुप्त विधि से विकसित किया गया एक नस्ल था। मूनलाइट गु कहीं और नहीं मिल सकता था। ये कहा जा सकता है कि ये गु युए कबीले का प्रतीक था। चूंकि ये सभी रैंक एक मूनलाइट गु थे, इनमें बहुत कम अंतर था। फांग युआन ने बेतरतीब ढंग से एक चुना और उसे ले लिया। मूनलाइट गु बहुत हल्का था, एक कागज के टुकड़े के वजन के बराबर। ये कीट उसकी हथेली के एक छोटे से क्षेत्र में थी। ये लगभग एक सामान्य जेड पेंडेंट के आकार का था। जैसे ही फांग युआन ने इसे अपनी हथेली पर रखा, वो इसके पार देख सकता था और अपनी हथेली की रेखाओं को देख सकता था। एक आखिरी नजर डालने पर और कुछ भी गलत न पाकर फांग युआन ने मूनलाइट गु को अपनी जेब में डाला और गु कक्ष से बाहर निकल गया। गु कक्ष के बाहर कतार अभी भी काफी लंबी थी। जैसे ही अगला व्यक्ति कतार में फांग युआन को बाहर निकलते देखा, वो उत्साह के साथ जल्दी से कक्ष में चला गया। अगर ये कोई और होता तो गु प्राप्त करने के बाद वो पहला काम घर ले जाकर उसे जल्दी से शुद्ध करना होता। लेकिन फांग युआन को ऐसा करने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसका दिमाग अभी भी लिकर वर्म के बारे में सोच रहा था। मूनलाइट गु की तुलना में लिकर वर्म अधिक कीमती था। हालांकि मूनलाइट गु युए गांव की विशेषता था। ये एक गु मास्टर को लिकर वर्म जितना सहायता नहीं करता था। गु कक्ष छोड़ने के बाद फांग युआन सीधे सराय की ओर चला गया। दुकानदार, 2 मटके पुरानी शराब। फांग युआन ने अपनी जेब से बचे हुए प्राइमविल स्टोन के टुकड़े निकाले और उन्हें काउंटर पर रख दिया। इन कुछ दिनों में वो यहां आता और शराब खरीदता, फिर गांव की सीमा के आसपास घूमता, लिकर वर्म को आकर्षित करने का इरादा रखता ताकि वो प्रकट हो। दुकानदार एक छोटा और मोटा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसका चेहरा तैलीय था। इन कुछ दिनों के बाद वो फांग युआन को पहले ही याद कर चुका था।
महोदय, आप आ गए। उसने फांग युआन का अभिवादन करते हुए एक मोटी और छोटी मोटी हथेली बढ़ाई और कुशलता से प्राइमवेल स्टोन के टुकड़ों को अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही उसने उन्हें अपनी हथेली पर रखा, उसने अपने हाथ को ऊपर नीचे किया और महसूस किया कि वजन सही था। इससे दुकानदार की मुस्कान और गहरी हो गई। प्राइमवेल स्टोन इस दुनिया में उपयोग होने वाली मुद्रा थी, जिसका उपयोग सभी वस्तुओं के मूल्य को मापने के लिए किया जाता था। साथ ही ये दुनिया के सार का एक संकेंद्रित पदार्थ भी था, जिसे स्वयं पर उपयोग किया जा सकता था, और ये गू मास्टर की साधना में महत्वपूर्ण था। चूंकि इसमें मौद्रिक गुण और उपयोगिता दोनों थे, ये पृथ्वी पर सोने के समान था। पृथ्वी पर सोने की मुद्रा मानक प्रणाली थी, और इस दुनिया में इसे प्राइमवेल स्टोन ने प्रतिस्थापित किया था। सोने की तुलना में प्राइमवेल स्टोन की क्रय शक्ति और भी आश्चर्यजनक थी। हालांकि फांग युआन के इस तरह खर्च करने से, चाहे उसके पास कितने भी प्राइमवेल स्टोन हो, वे पर्याप्त नहीं होते। हर दिन 2 मटके शराब, और अब पूरे 7 दिन हो चुके हैं। मेरी शुरुआती बचत लगभग पूरी तरह से खर्च हो चुकी है। फांग युआन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए सराय से 2 मटके शराब लेकर बाहर निकला। जब कोई गू मास्टर बन जाता है, तो वो प्राइमवेल स्टोन से सीधे प्राइमवेल एसेंस निकाल सकता है, ताकि अपनी अपर्चर में प्राइमवेल सी को फिर से भर सके। इसलिए गू मास्टरों के लिए प्राइमवेल स्टोन न केवल एक मुद्रा का रूप है, बल्कि उनकी साधना में एक पूरक भी है। पर्याप्त प्राइमवेल स्टोन के साथ साधना की गति बहुत बढ़ जाती है। ये उन लोगों की कमियों की भरपाई कर सकता है जिनकी प्रतिभा ग्रेड कम है। कल मेरे पास शराब खरीदने के लिए प्राइमवेल स्टोन नहीं होंगे, फिर भी लिकर वर्म प्रकट नहीं हो रहा है। क्या मुझे वाकई मूनलाइट गू लेना होगा और उसे अपनी जीवन गू के रूप में शुद्ध करना होगा? फांग युआन को थोड़ा असंतोष महसूस हुआ। वो दोनों हाथों में शराब के मटके लिए चल रहा था और सोचने लगा। अकादमी एल्डर ने कहा था, जो पहला व्यक्ति अपनी जीवन गू को शुद्ध करने में सफल होगा, उसे 20 प्राइमवेल स्टोन का पुरस्कार मिलेगा। अभी मुझे लगता है कि कई लोग घर पर अपनी गू को शुद्ध करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और पहला स्थान पाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अफसोस, जीवन गू को शुद्ध करना अधिकतर किसी की प्रतिभा की परीक्षा है। जिनके पास बेहतर प्राइमवेल प्रतिभा है, उन्हें बेहतर लाभ होगा। मेरी सी ग्रेट प्रतिभा के साथ, बिना किसी विशेष साधन के मेरे पास जीतन। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।